चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। उपचारात्मक मतलब उपचार, ठीक है। जिस शिक्षण से बच्चों का उपचार हो सके, यानी शिक्षा के संदर्भ में कहना है कि जिस शिक्षण से बच्चों का उपचार हो सके उसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे गलती कर रहे हैं तो उस गलती को पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा है, और वो गलती जब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तब उसके साथ उपचारात्मक शिक्षण हम लोगों को रेमेडियल टीचिंग करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं थोड़ा सा। रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए विशेष सहायता दी जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। बच्चों का लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और उसको दूर करने के लिए जो भी विशेष सहायता दी जाती है उस प्रक्रिया को हम लोग रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ नीड हैं, क्यों आवश्यकता पड़ी रेमेडियल टीचिंग को लाने का, उसके बारे में हम लोग नोट करते करते पढ़ेंगे। फिर रेमेडियल टीचिंग का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, स्टेप वाइज वो हम लोग पढ़ते हैं अभी। और फिर हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे रेमेडियल टीचिंग का, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। जैसे एक दो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था, रेमेडियल टीचिंग यूज्ड फॉर, रेमेडियल टीचिंग मेनली यूज्ड फॉर, तो किसके लिए, टू रिमूव लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आया हुआ था। फिर दूसरा एक क्वेश्चन आया हुआ था, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेमेडियल टीचिंग। क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज़, क्या है, डायग्नोसिस है। वो हम लोग अभी पढ़ेंगे नोट करते करते, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन हर बार सीटेट में रेमेडियल टीचिंग से आता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, नोट करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। वह शिक्षण प्रक्रिया है, वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों दुर्घई नहीं होना चाहिए, ठीक है। कठिनाइयों यानी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, सीखने की कठिनाइयों को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए विशेष सहायता दी जाती है, विशेष सहायता दी जाती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, वह शिक्षण प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाई यानी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए विशेष सहायता दी जाती है, ठीक है। पहले हम लोग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो है बच्चों में वो फाइंड आउट करेंगे और उसको दूर करने के लिए विशेष तरह का सहायता देंगे। विशेष तरह का सहायता किस तरह से देंगे, तो अलग अलग मेथड्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग उसको कराएंगे। अब जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, अब कुछ में प्रॉब्लम है तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएंगे। फिर एड्स कराएंगे, ठीक है। जैसे गिनती सिखाना है, प्लेस वैल्यू सिखाना है, तो वो हम लोग एबाकस से सिखाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग
विशेष सहायता इसी को बोला जाता है। इसी सहायता से हम लोग जो है रेमेडियल टीचिंग करेंगे। ठीक है, अब इनके नीड्स पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे नीड ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, क्या सब नीड है भाई साहब? पहला है लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए, लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? फिर दूसरा है मैथ फियर कम करने के लिए, मैथ का डर कम करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है? मैथ का डर कम करने के लिए। तीसरा क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर चौथा क्या है? फिर चौथा है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़ाना, कॉन्सेप्ट को समझाने में क्लियरिटी रखना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को बढ़ाना। ठीक है। फिर पांचवा है स्लो लर्नर्स की सहायता करना, स्लो लर्नर्स की सहायता करना, अब देखिए नीड ऑफ रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ गई वो देखिए। वो चार है जिसके लिए रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता पड़ गई। क्या है? लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए। ठीक है, जो सीखने की जो गैप होती है उसको दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग लाया गया है। ठीक है, मैथ का डर कम करने के लिए, अब जैसे प्लेस वैल्यू सिखाना है एबेकस से सिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से टीचिंग एड्स को यूज करके बच्चों को समझाना है ताकि बच्चे जो मैथ को आराम से इंजॉय करके सीख सके, उससे उसका डर जो है वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। फिर है तीसरा इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखने के लिए। इंडिविजुअल डिफरेंस हम एक पूरा टॉपिक पढ़ाए हुए हैं CDP में। ठीक है, वो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो क्या होता है? हर एक बच्चा जो है अलग अलग होता है। ठीक है, सारे बच्चे समान नहीं होते, कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता है। अगर मेरे पास कुछ क्वालिटी है तो हो सकता है मेरे अगले क्लास में जो मेरे दोस्त हैं उसके पास मेरा वाला क्वालिटी नहीं हो, लेकिन उसके पास दूसरा क्वालिटी हो, तो वो अलग डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है। कोई बच्चा तेज होता है, कोई बच्चा कमज़ोर होता है, तो इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, फिर है चौथा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को बढ़ाना। कोशिश करना है कि रेमेडियल टीचिंग में ये कोशिश करना है कि कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखना है, साफ रखना है, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट बच्चों तक जा सके। ठीक है, पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि बस बोल दिए पढ़ा दिए, बच्चे समझे या नहीं समझे उससे कोई मतलब नहीं है, घंटी की बेल बजी हम चले गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक पढ़ाना है। ठीक है, फिर है स्लो लर्नर्स की सहायता करना। अब सारे बच्चे तो एक जैसे होते नहीं हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, सारे बच्चे एक जैसे होते नहीं हैं। कोई बच्चा जो है वो स्लो लर्नर होता है, मतलब धीरे धीरे सीखता है, तो उसको लेके चलना है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि जो धीरे सीखता है उसको छोड़ के आगे निकल जाना है, उनको लेके चलना है हम लोगों को। ठीक है, इसलिए बोला गया स्लो लर्नर्स की सहायता करना। यही सब कारण जो है आवश्यकता पड़ गई किसकी? रेमेडियल टीचिंग की। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, कोई भी टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उससे हर साल क्वेश्चन आता है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होगी। ये हो गया नीड। अब हम लोग स्टेप्स पढ़ेंगे, प्रक्रिया पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस से पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है रेमेडियल टीचिंग का। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग स्टेप्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, स्टेप्स ऑफ
रेमेडियल टीचिंग किस तरह से, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप हमेशा होगा डायग्नोसिस, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ भी है सीटेट में। फर्स्ट स्टेप ऑफ रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, तो वो क्या होता है, डायग्नोसिस, ठीक है, इसका हिंदी होता है निदान। क्या होता है, निदान। अब डायग्नोसिस होता क्या है, इसमें जो है सबसे पहले शिक्षक जो है, सबसे पहले शिक्षक पहचानता है कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, डायग्नोसिस, उसको हिंदी में बोलते हैं निदान। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले शिक्षक जो है क्या पता करता है कि बच्चा गलती जो है वो कहाँ कर रहा है, ठीक है, बच्चा गलती कहाँ कर रहा है या बच्चा को समस्या कहाँ पे है। अब जैसे बच्चा को बोल दिया जाता है कि 45 + 37 जोड़ने के लिए, ठीक है, तो बच्चा जो है, कल भी पढ़ाए थे हम, बच्चा जो है 7 × 5 = 12 लिख देता है और 4 × 3 = 7 लिख देता है, 712 होता है, ठीक है। बच्चों को जोड़ दिया जाता है क्लासरूम में 45 45 + 37 45 + 37 को जोड़ने के लिए, तो बच्चों ने जोड़ के 712 लिख दिया। तो टीचर जो है डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस करने का मतलब ये होता है कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं वो पता करना। तो अब देखिए 7 × 5 = 12, 12 का 2, कैरी बचेगा 1, कैरी यहाँ लिखना था, ठीक है, लेकिन बच्चों ने कैरी नहीं लिखा, सीधे डायरेक्ट 12 लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो बच्चे को क्या समस्या है, बच्चे को कैरिंग की समस्या है, ठीक है, बच्चे जो है कैरी वाला जोड़ नहीं सीखे हैं, बच्चे को कैरी वाला जोड़ नहीं आ रहा है, सबसे पहला प्रॉब्लम तो है कैरी वाला, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम है प्लेस वैल्यू का, ठीक है, कौन सा टेंस वैल्यू पे है, कौन सा वंस पे है, ठीक है, ये सब बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जिसके कारण ये हो रहा है, ठीक है। और हम ये भी बोले थे कि 2-3 तरह का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन इससे रिलेटेड हर साल आता है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आता है लेकिन क्वेश्चन इससे रिलेटेड हर साल आता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब डायग्नोसिस करके हम लोग ने क्या पता लगाया, बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, किस में गलती कर रहे हैं वो पता चल गया, तो उसी को बोलते हैं डायग्नोसिस, ठीक है। ये हम लोगों का पहला स्टेप होता है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। दूसरा स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रुटि की पहचान, त्रुटि की पहचान, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रुटि की पहचान करना, ये दूसरा स्टेप में आता है। पहले तो हम लोग का पहला स्टेप क्या था, डायग्नोसिस, मतलब पहले पता करना है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर त्रुटि, गलती का पहचान करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे की गलती का विश्लेषण करना, बच्चे की गलती का विश्लेषण करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए 25 × 6 बच्चे को मल्टीप्लाई करने दिया गया है, इसमें बच्चा जो है बार बार गलती कर रहा है, ठीक है, बच्चा जो है क्या कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है। क्या दिया गया है, 25 × 6 मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दिया गया बच्चों को, लेकिन बच्चा जो है इसमें क्या करता है, बार बार गलती करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग त्रुटि को पहचानेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है, बच्चों को दिक्कत ये है कि मल्टीप्लिकेशन बच्चों को नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम लोग इसका निदान करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे। तो क्या करेंगे, इसमें क्या पता चला हम लोगों को, मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन बच्चों को नहीं आती है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप में हम लोग चलते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, प्लानिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं योजना बनाना, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है,
प्लानिंग। अब प्लानिंग में क्या होता है, बच्चे का अब हम लोग पहले डायग्नोसिस कर लिए, फिर त्रुटि पहचान कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। अब जो त्रुटि निकला है, जो डायग्नोसिस करके बच्चों से निकला है, उसका तो योजना बनाना पड़ेगा ना। योजना बना के प्रॉपर तरीके से उनको टीचिंग देनी पड़ेगी, रेमेडियल टीचिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए थर्ड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे समस्या के अनुसार, जो भी समस्या बच्चों को है उसके अनुसार, ऐसा नहीं है कि अपने मन से, समस्या के अनुसार बच्चों के लिए टीचिंग मेथड चुनना, टीचिंग मेथड चुनना, ठीक है। अब जैसे हमने कहा था कि प्लेस वैल्यू के लिए हम लोग हमेशा किससे समझाएंगे, प्लेस वैल्यू के लिए एबाकस से समझाएंगे, ठीक है। तो टीचिंग मेथड चुनना, जैसे एक्टिविटी बेस्ड मेथड होता है, एक्टिविटी मेथड। कोई बच्चा अगर नहीं सीख रहा है तो उसको एक्टिविटी करके समझाना है, ठीक है। फिर है गेम्स, खेल खेल कर सिखाना है। फिर है विजुअल एड्स, देखने वाली जो भी एड्स होती है, जैसे वही अबाकस हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, वो धीरे धीरे हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी मेथड, गेम्स और विजुअल एड्स, ये जो है टीचिंग मेथड है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ETC लिख दीजिए। तो जिस तरह से बच्चों को प्रॉब्लम होगी उसके अनुसार हम लोग टीचिंग मेथड बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे। इसलिए बोला गया है प्लानिंग करने के लिए, योजना बनाने के लिए। जिस तरह की समस्या रहेगी बच्चों के साथ, उसको उस तरह से टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब चौथा स्टेप देखते हैं हम लोग। चौथा स्टेप है करेक्टिव टीचिंग, करेक्टिव टीचिंग, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सुधारात्मक शिक्षण, सुधारात्मक शिक्षण, ठीक है। चौथा स्टेप क्या है, करेक्टिव टीचिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सुधारात्मक शिक्षण। अब सुधार की बारी आ गई, ठीक है। पहले हम लोग क्या किए, डायग्नोसिस कर लिए, तब हम लोग क्या किए, त्रुटि पहचान लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, प्लानिंग कर लिए कि कौन सा मेथड किस समस्या में लागू करना है, ठीक है। जब प्लानिंग हो गया तब हम लोगों को अब क्या करना है, करेक्टिव टीचिंग। जिस प्लान के हिसाब से, जिस समस्या के हिसाब से जो मेथड पढ़ाना है, उस तरह की सुधारात्मक शिक्षा हम लोगों को देनी है। तो चौथी स्टेप क्या है, करेक्टिव टीचिंग, सुधारात्मक शिक्षण। अब सुधार करने वाला शिक्षण हम लोगों को बच्चों को देना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है आसान तरीके से पढ़ाना, आसान तरीके से पढ़ाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, आसान तरीके से पढ़ाना, करेक्टिव टीचिंग, सुधारात्मक शिक्षण, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपना लोग ले लेते हैं कि जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को समझाने के लिए, ऐसे डायरेक्ट समझाएंगे बोर्ड पे, ठीक है, तो बच्चों को उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन को समझाने में पिज्जा या केक के टुकड़े को दिखाना, ठीक है। आसान तरीके से पढ़ाना मतलब हुआ कि जैसे हम लोग फ्रैक्शन दिखाते हैं, तो जैसे देखिए 1/2 हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। तो अब फ्रैक्शन सिखाने के लिए, समझाने के लिए हम लोग पिज्जा या केक का टुकड़ा से हम लोग बच्चों को सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये पिज्जा हो गया, इसका 4 भाग होता है, ठीक है। एक सब आदमी लेकर खाता है, 4 भाग होता है। एक ये भाग हो गया, 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 एक ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ 1/2 है ना, ये बच्चा में भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है।
यहाँ 4 भाग है ना, तो इसलिए 4 कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे में हम लोग किताब में पढ़े हैं, 1-2 क्लास की किताब में है, ठीक है। वो जैसे देखिए फ्रैक्शन है 1/4, तो क्या करता था किताब में, जैसे न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 4 है, यानी अंश 1 है, हर और हर 4 है, ठीक है। तो हर जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो टोटल पार्ट होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर जो होता है वो किसको डिनोट करता है, टोटल पार्ट को, और न्यूमरेटर जो होता है वो क्या होता है, जितना हम लोगों को करना है। तो एक है, एक पार्ट है, यानी एक में कलर कर लिए। ये बच्चों की किताब में 1-2 क्लास के बच्चों की क्लास में दिया हुआ है, ठीक है। क्लास के बच्चों में दिया हुआ है, कर दिए। और 4 पार्ट है, 1 2 3 4, 4 पार्ट है ना, तो ये टोटल 4 पार्ट में एक पार्ट को हम लोगों को कलर करना है। तो अब ये फ्रैक्शन में आ गया, तो बच्चों को इस तरह से समझाना है, पिज्ज़ा या केक कट के मदद से, समझ में आया। इसलिए करेक्टिव टीचिंग इसी को बोला गया है, सुधारात्मक शिक्षण, ठीक है, आसान भाषा में पढ़ाना। अब पांचवा स्टेप देखते हैं। अब पांचवा होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल्यांकन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये लास्ट स्टेप है, इसलिए इसमें जो है हम लोगों को देखना है कि बच्चों की समस्या दूर हुई या नहीं। बच्चों की समस्या दूर हुई या नहीं, ठीक है। इवैल्यूएशन में मतलब मूल्यांकन, ये लास्ट स्टेज होता है, जब हम लोग सारा सब कुछ कर लिए तो बाद में मूल्यांकन करना है, चेक करना है बच्चों को समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो 1-2 सवाल देके भी चेक कर सकते हैं, या जिस तरह से पढ़ाए हैं उसी तरह से बच्चों को बुला के यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बुला के वो बताने कहा जाए। तो इससे बच्चों को 2 फायदा होती है, पहला तो बच्चों को सबके सामने आने में थोड़ा सा डर खत्म होता है, और दूसरा कि बच्चे को कितना नॉलेज है वो भी पता चलता है, ठीक है। तो खैर जो भी देखना है, बच्चों की समस्या दूर हुई है कि नहीं, इवैल्यूएशन, ठीक है। ये सबसे लास्ट स्टेप, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप, ठीक है। 5 स्टेप है, पूरे प्रोसेस की तरफ जाएंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि पहले इवैल्यूएशन कर लेंगे फिर डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लाइन से जा रहा है, जो प्रोसेस से जा रहा है, इसीलिए इसको लिखाया गया है, नहीं तो इसको लिखाया नहीं जाता, ठीक है। प्रोसेस से जाता है, सीरियल वाइज जाता है, उसी तरह से ले जाना है। और इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है सीटेट में कि फर्स्ट स्टेप ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज, और ऑप्शन में था डायग्नोसिस, ठीक है। तो वहाँ डायग्नोसिस ही होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप डायग्नोसिस है, ठीक है। इस तरह से सेकेंड स्टेप भी पूछ सकता है, लास्ट स्टेप भी पूछ सकता है, या थर्ड फोर्थ स्टेप भी पूछ सकता है, वो तो सीटेट के अपने पे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे, स्टेप खत्म हो गया। मेथड्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग, एक चीज़ कहना चाहेंगे, जैसे अभी जैसा मैं देख पा रहा हूँ, उससे यही लगता है कि सारे बच्चे जो हैं, जो नए बच्चे भी हैं, पुराने जो हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनका तो कोई बात ही नहीं है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, नए बच्चे हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें देखा ये जा रहा है कि वो सिलेबस पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, वो डायरेक्ट PYQ पे आते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट जो है ना, वो थोड़ा देर के लिए खुशी देता है, लंबा टाइम के लिए खुशी नहीं दे सकता। और जहाँ तक सिलेबस की बात रही, तो जुलाई लास्ट में आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जुलाई लास्ट में डिजिटल बोर्ड भी ले लिया जाएगा, और आपको प्रॉपर 1 महीने की PYQ की सीरीज चलाई जाएगी। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे हम लोग। हम और प्रकाश सर पूरी तरह से कोशिश में हैं कि बच्चों का या आप लोगों का जो भी है, ठीक है, जो भी, अब तो सरकार का ये भी ऑर्डर हो गया कि नियोजित टीचर जो है सीटेट पास होना चाहिए, टेट तो अब होगा नहीं। जो 1 to 5 के नियोजित टीचर हैं, जिनका 5 साल से कम है रिटायरमेंट का, तो उनका तो कोई बात ही नहीं है। जिनका रिटायरमेंट 5 साल से ज़्यादा है उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसा सरकार ने
कहा है, तो उस हिसाब से अब तो टीचर को भी सीटेट पास करना ज़रूरी हो गया है। तो बिना सिलेबस पढ़े हुए कोई चारा नहीं है, ठीक है। और जुलाई लास्ट में सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, एकदम कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसमें 100% गारंटी है। और 1 अगस्त से, ठीक है, 5 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, लेकिन 2 दिन कंडक्ट होगा, 5-6 शायद कंडक्ट होगा, 5-6 सितंबर कंडक्ट होगा एग्ज़ाम। तो 1 अगस्त से 4 सितंबर तक आपकी कोई क्लास सिलेबस की नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू का क्लास हो चलेगा। एकदम धड़ल्ले से पीवाईक्यू कराएंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों का, ये हम दोनों की गारंटी है, मेरी और प्रकाश सर की। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और टाइम का भी आपको झोल नहीं होगा। जो नहीं जानता है या जो सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हुआ रहता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है एग्ज़ाम देने में, ठीक है। क्योंकि अब सीटेट जो है वैसा नहीं रह गया है, अब वो असर्शन और रीजन में सवाल पूछने लगा है। और असर्शन और रीजन का सवाल होने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट में जितना कुछ है इस टॉपिक से, जैसे स्टेप में पढ़ाए हैं अभी 5 स्टेप, तो पाँचों स्टेप असर्शन में दे दिया जाएगा और रीजन में पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्टेप क्या है या फर्स्ट स्टेप से रिलेटेड असर्शन में है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सीटेट क्वेश्चन बनाता है ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। चलिए खैर, हम लोग मेथड्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग पढ़ते हैं। पहला मेथड है, पहला है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरा मेथड है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, दूसरा मेथड है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तीसरा मेथड है यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। अगली क्लास में यही टॉपिक पढ़ाई जाएगी, टीचिंग एड्स, ठीक है। 4 नंबर में है पीयर लर्निंग। 5 नंबर में है रीटीचिंग, ठीक है। तो रेमेडियल मेथड्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग क्या है, मेथड्स यूज्ड होता है रेमेडियल टीचिंग में, क्या सब होता है, 5 चीज़ें होती है। पहला इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, हर एक बच्चे को इंडिविजुअल में इंस्ट्रक्शन देना है, समझाना है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ज़्यादातर कोशिश करना है कि लर्निंग जो है एक्टिविटी बेस्ड हो ताकि बच्चे उसको जल्दी सीख सके, ठीक है। फिर है यूज ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स का हम लोगों को यूज करना है जिसमें जिस तरह की एड्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोगों को यूज करना है। जैसे प्लेस वैल्यू में हम लोगों को अबैकस करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में हम लोग देखे हैं पिज्ज़ा का कट और केक का कट यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह से जिसमें जो लगेगा वो लगाना है, ठीक है। उसके बाद चौथा है पीयर लर्निंग, ग्रुप में लर्निंग कराना है, ग्रुप में सिखाना है बच्चों को, 4-4 ग्रुप, 5-5 ग्रुप, 6-6 ग्रुप, जिस तरह से हो सके, जिस तरह से बच्चों की संख्या हो उस तरह से एक ग्रुप बनाकर बच्चों को सिखाया जा सकता है। उसमें बच्चा जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है वो, ठीक है। फिर होता है रीटीचिंग, जब बच्चों को सब कुछ करा दिया जाए, बच्चे नहीं समझे, फिर उसको रीटीचिंग करना है, फिर से पढ़ाना है उसको, ठीक है। या उसको एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग कि मूल्यांकन करना है पूछ के। अब बच्चे सीख गए हैं तो उनसे सवाल पूछ के इवैल्यूएशन कर लीजिए, मूल्यांकन कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आता है, तो उनको रीटीचिंग करना है, फिर से पढ़ाना है, ठीक है। तो ये रेमेडियल टीचिंग का टॉपिक था। इससे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए और बाकी हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे टीचिंग एड्स का, ठीक है, किसमें क्या होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।